नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। हमारा जो शो है सवाल 10 बजे का, इसमें कई अहम मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। और आज इसी के तहत तुर्की में जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक शांति वार्ता चल रही थी, तब दोनों की सीमा पर एक बार फिर से देखिए तनाव बढ़ गया। और जिसी पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, बातचीत का दौर चलाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर तालिबान लड़ाकों पर फायरिंग की है। इस दौरान देखिए पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार से अफगानिस्तान के आम घरों को भी निशाना बनाया। तुर्की में दोनों देश के बीच में शांति वार्ता शुरू होते ही पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। चमन बॉर्डर क्रॉसिंग अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्जा को जोड़ती है और यहीं के लुकमान गांव में देखिए पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तान के सैन्य ठिकानों पर फायरिंग शुरू कर दी है। देखिए पाकिस्तानी सेना ने अफगान सेना पर हमले के अलावा गांव में स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया। गोलीबारी में अफगानिस्तान के 5 नागरिकों की मौत हो गई और 6 घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद देखिए कि पूरे इलाके में एक भगदड़ जैसी स्थिति जो है वो बन गई। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। 19 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच दोहा में हुई पहले दौर की बातचीत, जिसके बाद सीज फायर करने पर सहमति बन गई थी। और इसके बाद दूसरे दौर की जो वार्ता है उसमें सीज फायर को 6 नवंबर तक बढ़ाने पर भी सहमति बन गई थी। अब तीसरे दौर की वार्ता शुरू होते ही देखिए पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तानी सेना और रिहायशी इलाकों पर एक बार फिर से हमला कर दिया है। अब ऐसे में इस बात को समझिए, लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। बड़ा पैनल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहा है। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ जो है हुसैन जावेद जी जुड़ चुके हैं, पत्रकार है पाकिस्तान के। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है। और उसके साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ है। लेकिन सबसे पहले हुसैन जावेद जी, बार बार सीज फायर का उल्लंघन और इसकी शुरुआत पाकिस्तान से, ये किस तरह की मानसिकता है? मैं आवाम का जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि आवाम बहुत भोली और आवाम को पता है कि हमें शांति और सौहार्द चाहिए, लेकिन हुक्मरान, आपकी आर्मी, मतलब किस तरह की मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा बना के रखना ही नहीं चाहते? किरण जी, सबसे पहले आपको सलाम कि आपने मुझे इनवाइट किया और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखें, जो आपका टॉपिक है कि एक तरफ इस्तांबुल की टॉक्स हो रही हैं और ये आई थिंक ये इनका तीसरा राउंड चल रहा है इस वक्त, और शायद ये 1-2 दिन और आगे एक्सटेंड भी हो जाए। दूसरी जानिब अभी जो हमारी सरहद मिलती है अफगानिस्तान से, आपने उसमें स्पिन बोल्दक का नाम लिया, तो मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं कि स्पिन बोल्दक का जो इलाका है ये हमारे बलूचिस्तान के साथ जुड़ रहा होता है, तो ये वो वाला हमारा स्ट्रेच है। अब आपने कहा कि हमने इस तरह से, जो हमारी फौज है उसने वहां पे इस तरह से फायर खोल दिया और उनका जो गांव था वहां पे इस तरह की भागदौड़ हो गई और मतलब ये सब कुछ हो गया। तो हमारी अफवाज के मुताबिक और हमारी हुकूमत के मुताबिक ये फायर पहले अफगान सरहदी इलाके से हमारी जो फौज है उनके ऊपर फायर खोला गया, स्टार्ट उन्होंने किया है और इसकी कोई वजह उन्होंने दी नहीं है और ऐसी उन्होंने बगैर इस तरह की वॉलेशन की है। उसके जवाब में हमने उनको रिटेलिएट किया और उसके बाद जो कुछ भी है वो आपके सामने। तो ये कहना कि ये स्टार्ट हमने किया है, तो ये हमने स्टार्ट नहीं किया। ये सारी जो शरारत है ये उन्होंने की है। हाँ, उसका जवाब दिया कि क्योंकि ऑब्वियसली फिर अगर हमारी तरफ फायर आएगा हम उसका जवाब देंगे, लेकिन हमारा कोई हमारी सोच नहीं थी कि उनको पहले हम इस तरह उकसाएं और ये सब मतलब हो इस तरह से। और एक और बात है, देखें, ये बात हमें समझनी चाहिए, जब दो मुल्कों के बीच में टेंशन इस तरह चल रही हो और सरहदों पे इस तरह की चीजें हो, तो चाहे भले टॉक्स हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, इस तरह की हल्की फुल्की खटपट होती रहती है। उसमें ये नहीं होता कि इसके पीछे जो है वो पूरा काबुल इन्वॉल्व है या उसके पीछे पूरा इस्लामाबाद इन्वॉल्व है। सरहदों पे हालात कबो बेश इस तरह के हुआ करते हैं जब आपके जो मामलात होते हैं वो रूटीन के होते नहीं। तो मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा वाकया नहीं है मतलब और इसका हुसैन टॉक्स जावेद पे। जी, आप जितने हल्के में इस बात को ले रहे हैं, मैं तो अचरज करूंगी इस बात पे कि इतने हल्के में आप सीज फायर को लेकर के चल रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कौन हमला करता है?
आप, मुझे आपने मालूम है आप इस बात को दरकिनार कर देंगे, आप सीधे कहते हैं डिनाई कर देंगे, ये तो अब आपकी आदत सी हो गई है और मैं इससे जो है बिल्कुल ये हो गई हूँ कि ठीक है आपको यही करना ही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे हमला कर देना, इससे पहले सीज फायर हुआ, उसमें आपके क्रिकेटर्स मारे गए अफगानिस्तान के। मतलब कौन करता है इस तरह की चीजें? देखिए छिटपुट घटनाएं होना, फिर भी मैं ये कहूंगी जहां सीज फायर और जहां पर टॉक हो रही, बातचीत हो रही हो, वहां पर तो कम से कम इस तरह की हिमाकत नहीं होनी चाहिए। मैं दोनों ही तरफ की बात करूंगी, और पाकिस्तान की तो सर हम देखिए भुगतते ही हैं हमेशा। मैं सिर्फ इसमें आपको एक बात कहूंगा, अगर आप इस बात को समझे। चले मैं आपको यहाँ पे एलओसी की एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो आपकी एलओसी है, आजकल वहां पे अमन है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब भी कभी वहां इस तरह की हॉस्टिलिटी होती, तो अगर आप एलओसी की जो वहां की टोपोग्राफी है उससे अगर आप वाकिफ हैं या आपने वहां जाके अगर रिपोर्ट किया, तो आपको पता होगा वहां पे कई ऐसी इंडिया की चौकियां जो कि ऊपर की साइड पर है। हमारे गांव जो है वो थोड़े से नीचे की साइड पर होते हैं, बकायदा गांव होते हैं, वहां स्कूल बने होते हैं, घर बने होते हैं, मस्जिदें होती हैं। तो जब इस तरह की टेंशन होती है तो उन तक भी इस तरह का फायर आता है। और मैं ये नहीं कहता कि हमारा फायर इंडिया की तरफ जाता नहीं होगा, यहां से भी जाता है। तो सरहद के ऊपर इस तरह की चीजें होती हैं। आप उसको कह रहे हैं कि वो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप उसको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम अपनी सरहद के अंदर से अपने सामने वाली जगह फायर कर रहे हैं जहां से हमें फायर आ रहा है। तो आई थिंक इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। चलिए इस चीज को मैं, यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कर्नल शिवदान जी आपके पास आते हुए ये कह देना कि मतलब आप उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कई लोग रहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जब टारगेट किया जाता है और एक मिलिट्री एक्शन होता है, या फिर आप अगर सामने वाले ने, जिस तरह से हुसैन जावेद जी कह रहे हैं कि सामने वाले ने किया तो हम भी चुप नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन टारगेट को तो आप देखते हैं ना कि आप किसको निशाना बना रहे हैं, वहां पर कौन है। वहां पर अगर सिविलियंस है तो मुझे लग रहा है कि उस टारगेट को आप नहीं रखते होंगे, उसके अलावे सेना को टारगेट करना है वो आप डेफिनेटली रखेंगे। अगर आपको लग रहा है वो आतंकवादी है तो आप उनको टारगेट में रखेंगे, लेकिन सिविलियंस को टारगेट में लेकर के ये कह देना कि हमला होगा तो ये कैजुअलिटी तो होगी ही होगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि तकनीक के विकास से, टेक्निकल डेवलपमेंट से आजकल इतना कैपेबिलिटी आ गई है कि टारगेट्स को दूर से ही देखकर पहचान लिया जाता है कि इसका टारगेट में क्या क्या है, क्या नहीं है। तो ये कहना कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हमें आइडिया नहीं था, वो हो गया है, ये माननीय नहीं है। ये केवल वहां पर उस एरिया को आतंकित करने के लिए इस तरह की हरकत की जाती है। एक मैं ये और पता करना चाहता हूं, क्या एलओसी पर या जहां दोनों देशों की सीमाएं मिली हुई हैं और इतना तनाव चल रहा है, क्या वहां कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है? किस लिए है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहां? क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा होती नहीं बॉर्डर के ऊपर। तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अंदर था और अंदर जाकर के इस पर फायरिंग की गई है, जो कि सरासर वहां की अफगानिस्तान की जनता को आतंकित करने के लिए की गई है। एक और मैं पूछना चाहता हूं, इनके थिंकिंग के लिए, विचार करने के लिए है कि जिस तरह के पॉइंट्स, जिस तरह के मुद्दे आपने अफगानिस्तान के साथ उठा रखे हैं, उसी तरह के मुद्दे हमारे आपके बीच में भी हैं। आपने बोला है कि टीटीपी जो है अफगानिस्तान में उनके बेसिस हैं और वो आकर के आपके देश में, आपके एरिया में आकर के वो आतंकवादी घटना करते हैं। हमारा भी यही आपसे कहना है कि कश्मीर में जो आतंकी आते हैं वो पाकिस्तान के बेसिस से आते हैं। आपकी डिमांड है कि हमें टीटीपी के ठिकानों तक हमले करने की इजाजत दी जाए और हम अंदर घुस के भी मारेंगे। तो क्या यही इजाजत आप भारत को भी देंगे? क्योंकि भारत का भी यही मुद्दा है कि आपके जो देश में जो आतंकी पल रहे हैं वो आके हमारे कश्मीर वो करते हैं। और तीसरा मैं ये बताना चाहता हूं, मैडम ने अभी कहा है, एंकर ने, कि आपके किसी भी पड़ोसी देश से रिलेशन अच्छे नहीं है। क्या आप बता सकते हैं किस पड़ोसी देश से आपके इतने रिलेशन अच्छे हैं? भारत से नहीं है, अफगानिस्तान से नहीं है, आपके ईरान से नहीं है, किससे अच्छे रिलेशन है आपके? तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पत्रकार हैं, अपने देश में ये प्रोपेगेट करिए कि अपने पड़ोसियों से हम अच्छे रिलेशन जब तक नहीं बनाएंगे, हमारी आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, हुसैन जावेद साहब इसका जवाब दीजिएगा। हमारे साथ कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आप दोनों के पास मैं आऊंगी, हुसैन जावेद जी इसका जवाब दे दे, उसके बाद। जी, अभी कर्नल साहब ने सवाल उठाया तो मैं इसके जवाब में ये कहूंगा, ये आजकल इंडिया में मैं देख रहा हूँ एक फैशन चल रहा है कि जब आप कहते हैं ना कि हमारे ताल्लुकात, यानी कि
पाकिस्तान जो है वो ना इंडिया के साथ मतलब सही जा रहा है, ना अफगानिस्तान के साथ, ना ईरान के साथ। इंडिया के साथ हमें समझ में आता है, बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान के साथ पिछले 1 महीने से टेंशन है, ठीक है। लेकिन पता नहीं आप इसमें ईरान का जिक्र क्यों करते हैं। मैं इसमें आपको पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, ये फैक्ट है कि ईरान इसराइल की हालिया जंग में आप जो ईरान की हुकूमत है उनका मौक़िफ़ देखें। जिस मुल्क की वो सबसे सबसे ज्यादा उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड शो किया वो पाकिस्तान है। तो पता नहीं ईरान के साथ हमारे कोई किसी किस्म के ताल्लुकात खराब नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए। दूसरी बात जी ये कि अगर आप हुसैन ये जी, चीज हुसैन जी, मैं थोड़ा सा चाहूंगी, अगर आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले आपके साथ जब हमारी चर्चा का दौर जारी था, उस वक्त मैंने बताया था कि किस तरह से पुतिन ने अफगानिस्तान का साथ दे दिया है। उसमें ईरान भी इन्वॉल्व था कि वो भी अफगानिस्तान का साथ दे रहे थे और उनका भी समर्थन अफगानिस्तान को था, ना कि पाकिस्तान को था। और शायद उस वजह से है कि जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया था, तब उसने वहां से जो है उनके जो प्रधान हैं उन्होंने कहा था कि हमारा पाकिस्तान साथ देगा, चाहे किसी भी कीमत पे हो, न्यूक्लियर भी अगर संभव हो तो वो देगा। ठीक है, ये बड़बोलापन था उनका, लेकिन उस वक्त आप लोगों ने उनसे किनारा कर लिया था। मुझे लग रहा है इसकी नाराजगी थी। देखिए किरण जी, आ रही हूँ मैं प्रकाश सिर्फ ये सुतार जी। कहूंगा, जी जी, मैं नहीं, सिर्फ आप इसमें कंप्लीट एक कर लाइन लीजिए। कहूंगा। जी जी, मैं सिर्फ इसमें एक लाइन कहूंगा कि अभी अगर हम इस साल के हिसाब से ईरान इसराइल जंग के बाद जो माहौल बने उसमें देखें, हम ईरान के बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। उससे पहले मैं इनकार नहीं करता इस तरह की टेंशनें होंगी। और एक इसमें आखिरी बात है, आपने प्यूटन की बात की। देखिए वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो एक डीप फैक्ट वीडियो था, जिसकी जो हमारे यहाँ रूस की एम्बेसी उसने भी कह दिया भाई प्यूटन साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। चलिए ठीक है। ये हमारे साथ यूके देवनाथ जी भी जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आएंगे। हुसैन जावेद जी, यूके देवनाथ सर, जिस तरह से एक सीज फायर हमने देखा, तुर्की और कतर ने बहुत बड़ी मध्यस्थता जो है यहाँ पर अपनी निभाई और उसमें एक सीज फायर करा, लेकिन तीसरे दौर की बातचीत से पहले पहले आप देखिए इस तरह से हमला कर देना, सीज फायर का उल्लंघन कर देना कहां तक सही है, और आगे आने वाले टॉक्स को ये कितना ज्यादा इंपैक्ट या इफेक्ट इसके ऊपर में डाल सकता है। इसके पहले भी ख्वाजा आसिफ ने जो है इस तरह का बयान दूसरे दौर की बातचीत के दौरान जो है वो दे दिया था। तब हमने देखा था कि वो बातचीत जो है बिना किसी नतीजे के जो है वो वहां पर खत्म हो गई थी। उसके बाद दोबारा इस्तांबुल में ये एक पहल और की गई थी, उस वक्त दूसरे दौर की बातचीत हुई थी। क्या ये इंपैक्ट और इफेक्ट डालेगा? देखिए किरण जी, ये समझना पड़ेगा कि बॉर्डर पर जब भी झड़प हो जाए तो दो तीन चीजें की जाती हैं, जो कि हम लोग पाकिस्तान के साथ भी करते हैं, चीन के साथ भी करते हैं। जैसे ही झड़प हो जाती है बॉर्डर पर, तो उभय पक्ष के जो कमांडर हैं, लोकल कमांडर, वो फ्लैग मीटिंग कर लेते हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर में बहुत ही कॉमन है, LOC पर बहुत ही कॉमन है। और फ्लैग मीटिंग का लोकल कमांडर्स, लोकल बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर ही तय कर लेते हैं कि अब फायरिंग और नहीं करेंगे और भविष्य में फायरिंग ना हो, इसके लिए क्या कार्रवाई की जाए। इसी तरह से अगर आप LAC पर चीन के साथ देखें तो गलवान की अगर हम बात करें तो गलवान में जैसे ही झड़प हुई, जिसमें अगर हम याद करें तो कर्नल बाबू और हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, तो उसके तुरंत बाद 1-2 दिन के अंदर ही उभय पक्ष में कोर कमांडर्स के बीच में जो डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर बात कर ली गई थी, और उभय पक्ष राजी हो गया था कि गलवान की झड़प को और कहीं नहीं फैलने दिया जाएगा और भविष्य में नहीं किया जाएगा। उसके बाद चीन के साथ भी झड़प कहीं नहीं हुई है। तो क्योंकि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो हो रहा है, इसके लिए हमें एक दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी, एक सोल्यूशन लाना पड़ेगा। किरण जी, जितने भी इंटरनेशनल विवाद हुए हैं पिछले 100 साल में, अगर हम उसको स्टडी करें तो ऐसे विवाद में सबसे पहले उभय पक्ष, ठीक है, मीडिएटर होते हैं, तुर्की है, कतार है, उभय पक्ष एक नक्शा लेके बैठ जाता है। नक्शे में क्या होता है हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एम क्या है कि किस तरह से सुलह करके भविष्य के कोर्स ऑफ एक्शन के लिए एक दिशा खोजी जाए, रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो नक्शे में जब उभय पक्ष बैठ जाता है तो ऐसा होता है कि अफगानिस्तान का जो प्रतिनिधि है वो बोलता है कि डूरन लाइन के पाकिस्तान की तरफ इतना एरिया वो क्लेम कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, नक्शे में जब उभय पक्ष बैठ जाता है, तुर्की कतार के लोग भी वहां पर बतौर हेल्पर्स खड़े रहते हैं।
अफगानिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव ये नक्शे पर बोलता है कि डूरन लाइन पर पाकिस्तान की तरफ अफगानिस्तान कितना एरिया क्लेम कर रहा है, एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। जाहिर बात है कि पाकिस्तान की अंदर की तरफ ये लाइन होगी जहां तक अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है। अब मैं इसके बाद पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव को मौका दिया जाता है कि डूरन लाइन के उस तरफ, डूरन लाइन के अफगानिस्तान की तरफ पाकिस्तान कहां तक क्लेम कर रहा है। जाहिर बात है कि पाकिस्तान फिलहाल डूरन लाइन तक क्लेम कर रहा है। अभी तक पाकिस्तान ने डूरन लाइन के उस तरफ क्लेम नहीं किया। इसके बाद क्या होता है कि बीच का, इन दोनों लाइनों के बीच में, यानी अफगानिस्तान का क्लेम लाइन और पाकिस्तान का क्लेम लाइन, इनके बीच में जो जगह है, कहीं पर आप देखेंगे 3 किलोमीटर चौड़ा होता है, कहीं पर आप देखेंगे 10 किलोमीटर चौड़ा होता है। लंबाई में जाहिर बात है सैकड़ों किलोमीटर लंबा होगा। इस पट्टी को एक नो मैंस लैंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मैं इस तरह के कम से कम 40 अंतरराष्ट्रीय विवादों की बात कर रहा हूं, पिछले 100 साल में वो कैसे सुलझाए गए। और उसके बाद ये जो नो मैन लैंड बन जाता है, इसमें 2-3 चीजें की जाती हैं। एक तो उस एरिया को डीमिलिटराइज कर दिया जाता है, यानी वहां पर उभय पक्ष अपनी फौज को नहीं भेजेगा। दूसरी बात ये डिसाइड कर लिया जाता है कि जब तक ये नहीं डिसाइड कर दिया जाता कि वो नो मैन लैंड किसका है, तब तक उभय पक्ष मिलकर अपनी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आर्बिट्रेशन के बाद या द्विपक्षीय वार्तालाप के बाद वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी करते हैं। नो मैन लैंड है, लेकिन ठीक है, एक गांव में पानी की टंकी लगानी है। अफगानिस्तान का सिविलियन इंजीनियर और पाकिस्तान का सिविलियन इंजीनियर नो मैन लैंड में गांव में पानी का टंकी कैसे लगाया जाएगा, कौन फंडिंग करेगा, लेबर कहां से आएगा, कंक्रीट और सीमेंट कहां से आएगा, बात करके करते हैं। तो ये आज इसकी ही दरकार है। इसके बाद जाहिर बात है कि अब इसके बाद जो कुछ भी बॉर्डर चाहे उस तरफ शिफ्ट हो या इस तरफ शिफ्ट हो, बातचीत से किया जाएगा। मैं क्लासिक एग्जांपल देना चाहता हूं, इंडिया और चाइना का बॉर्डर। देखिए, इंडिया अक्साई चीन में हम लोग 38,000 किलोमीटर एरिया क्लेम करते हैं। सैकड़ों सालों से वो मैप है, ब्रिटिश टाइम से वो मैप है, 1947 से वो मैप है, 1952 1953 तक चीन उस एरिया में था नहीं। हम क्लेम करते हैं, ठीक है, नक्शे पे ड्रॉ किया हुआ है। इस तरह से चीन जो है, अभी जो LAC है, उससे थोड़ा सा भारत के अंदर घुस के क्लेम करता है। आज भी अक्साई चीन में जहां पर भारत और चीन खड़े हैं, चीन भारत की तरफ घुस के 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर और घुसना चाहता है, लेकिन वो अपनी फौज को नहीं भेजता। जब भी कोर कमांडर टॉक होती है या विदेश मंत्रालय पे टॉक होती है, गिव एंड टेक होती है। सक्सेस आता है, समय लगता है। बांग्लादेश क्लासिक एग्जांपल है। मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त और पाकिस्तान की आवाम अगर देख रही है, उनको याद दिलाना चाहता हूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ था। करीबन 70 ऐसे एनक्लेव थे बांग्लादेश के अंदर जिनको भारत क्लेम करता था, और करीबन 60 ऐसे एनक्लेव थे जो कि भारत के अंदर थे और बांग्लादेश उसको क्लेम करता था। हमने पिछले 1971 के बाद एक मीटिंग में एक 2-3 एनक्लेव एक्सचेंज कर लिए। यानी भारत ने बांग्लादेश के अंदर जो हमारा इलाका हम क्लेम करते थे, हमने उसको छोड़ दिया, और इसी तरह से बांग्लादेश भी भारत के अंदर जो इलाका क्लेम करता था उसको भी बातचीत के बाद छोड़ दिया। लोकल कंडीशंस के ऊपर निर्भर करके, कहाँ की पॉपुलेशन क्या है, डेमोग्राफी कैसी है, ज्योग्राफिकल कहाँ है, नदी के उस तरफ, नदी के इस तरफ, वो बातचीत के जरिए ही होगा। लेकिन बार बार यहाँ पर, क्योंकि अगर चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ भी अगर ऐसी स्थिति बनती है भारत की, तो इसका एक ही तरीका होता है, बातचीत के जरिए, ना कि फायरिंग के जरिए। बट यहाँ तो फायरिंग हो रही है। हम चाहेंगे कर्नल कुणाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? आवाज तो आ रहा है, लेकिन वीडियो नहीं चल रहा है। Anyway, कोई बात नहीं, आपकी आवाज ही यहाँ पर जरूरी है। हुसैन जावेद जी के पास भी चीजें पहुंच जाएंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये जब टॉक्स के जरिए चीजों को सुलझाना चाहिए, तो बार बार इस तरह की एक तरह से धमकी भरी चेतावनी या धमकी भरे शब्द क्यों कहे जाते हैं? अगर अफगानिस्तान बिदक गया, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, आप समझिए इस बात को, जो यूएस और यूएसएसआर को भी कुछ ना समझे, वो पाकिस्तान को क्या समझेगा? अब इसमें बड़ी बात है कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से ज्यादा कुछ अगर हमले हो जाते तो फिर क्या होगा? अब क्यों बार बार जो है चीजों को खराब करने की कोशिश में, जबकि तुर्की और कतर देखिए अपनी तरफ से तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही हैं कि स्थिति सुलझ जाए, ठीक हो जाए। नहीं, ये तभी होता है जब कोई एक पार्टी सोचता है
हम दूसरे पार्टी को कंट्रोल कर सकता है और मैं उससे शक्तिशाली हूं। तो ये इस टाइम में वो धमकी वाला बात आ जाता है। और नहीं तो वो डिफेंसिव होने का नाते ये भी बोलता है, जैसे बांग्लादेश बोलता है हम कैलकाटा कैप्चर कर लेंगे 4 दिन में, नॉर्थ ईस्ट का सब बॉर्डर हम कट कर देंगे, वो बांग्लादेश ले लेंगे। वो वीकनेस छुपाने के लिए है। और दूसरा चीज है जो पाकिस्तान सोचता है कि वो स्ट्रोंगर है, मिलिटरीली स्ट्रोंगर है, इसीलिए वो धमकी देता है। हमने काफी बार सुना है ये काबुल में एयर स्ट्राइक हुआ है, तो ये इसीलिए ये गोलाबारी हो रहा है। लेकिन जब इक्वल स्ट्रेंथ है जैसे चाइना एंड इंडिया, यहाँ पे कभी सोचा था चाइना जो वो सलामी स्लाइसिंग करते हैं, जो कर्नल साहब ने पहले बताया, ये थोड़ा थोड़ा करके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर करके वो कैप्चर कर लेते हैं। वो उसके बाद वहां पे सोल्जर भेज देते हैं। नाउ दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान का और इंडिया का जो बॉर्डर है, उसको एलसी बोलता है, माने लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन चाइना के साथ वो ना चाइना मानता है, तो इसीलिए वहां पे एलएसी बताया जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो क्लेम इंडिया करता है वो कुछ चाइना के अंदर जाता है, चाइना क्लेम करता है वो इंडिया के अंदर वेस्ट साइड में आता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए चाइना कोई साइन नहीं करता है मैप में। एंड दैट इज व्हाई हमारा लद्दाख एरिया में प्रॉब्लम है। एंड वहां पे चाइना कुछ क्लेम करता है, इंडिया कुछ क्लेम करता है। इसीलिए ये पॉलिटिकली भी हमारा पार्लियामेंट में ये बोलता है, कोई विपक्ष बोलता है चाइना इतने जगह कैप्चर कर लिया, इंडिया बोलता है कि नहीं, एक जमीन भी हमने चाइना को छोड़ा नहीं है। ये चलता रहता है बिकॉज इट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो क्या कोई लेकिन कर्नल कुणाल एक्चुअल जी, क्या मार्किंग नहीं यही है। सिचुएशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी दिख रही है कि मतलब एक नहीं मानना, चाहे वो पाकिस्तान ना माने या अफगानिस्तान ना माने, लेकिन इस बीच में ये गोलीबारी कर देना, ये धमाका हो जाना, अगर नहीं माना गया डूरंड लाइन को लेकर के तो युद्ध वाली स्थिति आ जाएगी। तो क्या ये सब की आवश्यकता, ये सब की जरूरत है क्या? ये एकदम ही नहीं है। और हमने देखा है अभी दुनिया में लास्ट पिछली 5 साल 10 साल में, ये लड़ाई के साथ कोई ये हाल नहीं हो सकता है। रशिया बहुत शक्तिशाली है यूक्रेन के साथ, लेकिन उसका 3 साल से ज्यादा लड़ाई चल रहा है। रशिया अभी तक यूक्रेन कब्जा नहीं कर पाया है, थोड़ा बहुत जगह लिया होगा। और इजराइल मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है गाजा के पैलेस्टाइनियन से, लेकिन फिर भी वो 7 दिसंबर मतलब 2 साल हो गया है, 2 साल में हम इजराइल गाजा कैप्चर नहीं कर पाया। ये जो हमारा अभी सोच है कि हम लड़ाई के साथ जगह कैप्चर कर लेंगे, ये अभी का सिचुएशन में ये दुनिया में नहीं हो पा गया। हुसैन जावेद जी, जी हुसैन जावेद जी, टॉक्स जब बातचीत हो तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, युद्ध वाली बात नहीं होनी चाहिए। और क्या लग रहा है इस वजह से जो पाकिस्तान है वो 2 कदम पीछे, क्योंकि देखिए कई सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं हमारे सभी डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से, और उन्होंने बताया कि यही प्रॉब्लम जो है भारत भी झेलता है अपने कई सारे नेबर्स के साथ में, लेकिन उसको सुलझाने का, उसको सॉल्व करने का, उसके समाधान का एक तरीका होता है। क्या पाकिस्तान के हुक्मरान और आर्मी जो है इस बात को समझ नहीं पा रही है? कहां पर दिक्कत आ रही है और कैसे सॉल्व करेंगे? हुसैन जावेद जी। देखिए, मैंने आपके तमाम जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सब की बात सुनी, उन्होंने जो जो इस तरह की एग्जांपल कोट की। अब जैसे इस यहाँ पे देवदास जी ने कहा कि आपने बांग्लादेश के साथ अपनी चीजें सेटल कर ली, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये मैंने भी पढ़ा था। शायद वो इसमें मुझे ठीक करें कि आपने शायद 100 गांव उनके हवाले किए थे और उन्होंने 60 से ज्यादा अपने गांव आपके हवाले किए थे और वो मसला हल हो गया था। ये एक ही एग्जाम्पल है जो कि एक इस तरह की सेटलमेंट की है। बाकी जो बात की अभी हमारे दूसरे कर्नल साहब ने, वो इसको इसराइल और फलस्तीन के साथ उन्होंने क्लब किया, फिर उन्होंने यूक्रेन रूस की बात की। तो ये जो इंसिडेंट है इनका, हमारा और अफगानिस्तान का कोई आपस में लिंक ही नहीं बनता, कोई तालमेल नहीं बनता। क्या हम रूस की तरह जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कोई चीज
कब्जा करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे। क्या अफगानिस्तान के अंदर कोई गजा की जैसा इलाका जो हमने लेना, हम तो क्लेम ही नहीं करते उनका कोई इलाका। हमारे तो उनसे सारा मुद्दा ही है कि भाई आपके हाथ जो आतंकवाद हमारे यहाँ ट्रांसफर हो रहा है इसको रोकना है आपने। हमारे कोई ऐसे एम्स नहीं है कि हम वहां जाके रूस बन जाए, अमेरिका बन जाए और अफगान कहे कि जी हमने पाकिस्तान को भी उसी तरह हरा दिया। हम तो ये बिल्कुल चाहते ही नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, देवनाथ जी ने बहुत अच्छे अंदाज आ से रही हूँ करना मैकेनिज्म शिवदान जी। बताया। जी जी, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से एक मैकेनिज्म बताया जो कि है भी एलओसी पे आपके और हमारे बीच में। हम्म। टीजीएमओस का मतलब एक वहां पे फोरम होता है, उस पर बात हो जाती है, इस तरह की कोई भी खटपट होती है। लेकिन यहाँ हम ना अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान अभी तक वहां पे एक अबूरी किस्म का सेटअप है, एक इंटरप सेटअप है, कोई बकायदा फौज नहीं है, उनका तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो आप अगर ये समझे कि हमारी जो सरहद है उसके उस पार जो अफगानिस्तान है वहां पर भी इतनी अच्छी बॉर्डर जो है उसकी मैनेजमेंट हो रही है, वहां पे कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे। तो किससे बात करें? यही तो इशू है। इंडिया की तरह वहां कोई डीजीएमओ नहीं बैठे हुए, यही वजह कि सारा प्रॉब्लम इससे हो रहा है। और नहीं नहीं, एक बात मैं डीजीएमओ से डायरेक्ट बात ना हो, जो इंडिया के साथ डीजीएमओ की रेगुलर बातचीत होती है, पाकिस्तान डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ की, लेकिन आपका एक डेलीगेशन तो जा रहा है ना, अफगानिस्तान का भी एक डेलीगेशन जा रहा है ना, उनके प्रतिनिधि जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, दोहा जा रहे हैं, इस्तांबुल जा रहे हैं, वहां तो बातचीत का दौर चल रहा है ना, वहां तो वो अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। आपकी बात सही है, मैं वहीं पे आ रहा था। वहां पे हमारी उनसे बात कर रही। देखिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं उनको ये ऑप्शन पहले भी पिछले राउंड्स में दे चुका है कि या तो काबुल हुकूमत टीटीपी के खिलाफ खुद एक्शन ले। इसमें काबुल हुकूमत बिल्कुल राजी नहीं है। फिर हमने उनको ये भी कहा कि भाई अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं इस तरह से ले रहे तो हमें उनके खिलाफ एक्शन करने दें और हम आपके सामने यही करेंगे, आपसे हुसैन पूछ के जावेद जी, करेंगे। कर्नल शिवदान जी ने इसी बात पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमें भी जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा पे हमला करना और एक्शन लेने की इजाजत देगा पाकिस्तान? आपने जवाब किरण नहीं जी, दिया, दे दीजिए फिर। जी जी, मैं इसका यही जवाब दूंगा कि इसके दो जवाब है। एक तो ये कि इंडिया अफगानिस्तान नहीं, ठीक है, बहुत फर्क है। बाकायदा आप एक मुल्क है, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 70 साल से आपका एक सिस्टम कायम है। यही वजह कि आपसे बात करने में टेंशन है हमारे बीच में, लेकिन आपस में ऐसे फोरम है कि हम फौरन उनको एक्टिवेट कर सकते हैं और चीजों को डिफ्यूज किया जा सकता है। अफगानिस्तान के साथ ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, आपने कहा कि जी इस तरह की इजाजत देंगे, तो देखिए इजाजत आपने कौन सा मई में ली थी? आपने तो तय कर दी था कि आपने उसकी कोई परमिशन ली थी। सर तो उसके पहले इसमें तो ना जाने इजाजत हमने कितनी बार इजाजत, डोजियर सब कुछ सौंप दिया था, सब कुछ दे दिया था, एक्शन ही नहीं हुआ आपकी तरफ से। बार बार हमले हुए जा रहे हैं, बार बार वो लोग आपके यहाँ पर पल रहे हैं, आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पहुंच रहा है, पुलवामा का हमला, ना जाने कितने हमले हुए। तो आपके सवाल में जवाब है किरण जी कि आप लोगों ने बात करना छोड़ दी ना जब से मोदी हुकूमत आई है। वो पिछले कहते 6-7 हैं साल ना, से किसी वो को कहते हैं ना, नहीं जब हुई। पाप का घड़ा भरता है तो उसके बाद बातचीत का सिलसिला नहीं चलता है, उसके बाद वो खुद ही नहीं, ये घड़ा जो बहुत है वो पॉलिसी फूट है। जाता है। मैं ये स्थिति वही वाली है, हमारे यहाँ बहुत मशहूर ये वाली कहावत है। इसका जवाब दे दीजिए जावेद हुसैन जी, कर्नल शिवदान जी के पास, उसके बाद मैं आ रही हूँ सर। मैं इस पे जी जी, मैं इस पे सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि आपके यहाँ ये कहावत होगी मशहूर, लेकिन जो एक दुनिया का मेथड होता है ना कि बातचीत आप करते रहिए, हल उसी में से निकलते हैं। जैसे आपने बांग्लादेश के साथ की, अपने आपके जो जो भी इश्यूज थे आपने उनको खत्म किया। ये करना कि हथियार उठा लेना और फिर दोबारा इससे मसला, क्या आपका मसला हल हुआ है? आपका मसला तो फिर भी नहीं हल हुआ। हुसैन जावेद जी, आपने बांग्लादेश का नाम लिया, मुझे लग रहा है बांग्लादेश शायद पाकिस्तान से ज्यादा समझदार निकला कि उसको अपनी स्थिति और अपने राज्य को, स्टेट जो कंट्री है उसको संभालना था। पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ पा रहा है। कर्नल शिवदान जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे, मैं आऊंगी हुसैन जावेद जी। सिर्फ एक लाइन, ठीक सिर्फ है एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। आपने कहा ना कि बांग्लादेश हमसे समझदार निकला। देखें, चाहे वो बांग्लादेश हो या आपके हिस्से का बंगाल, उनके उनके हवाले से एक ही बात हिस्टोरिकली कहते हैं, बंगाली जो आज सोचते हैं ना, बाकी ये सब लोग बाद में सोचते हैं। तो ये हमें उनको मान लेना चाहिए। कर्नल शिवदान जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, हुसैन जावेद जी ने अभी कहा है कि ना हम अफगानिस्तान की कोई सीमा में कोई हमारा क्लेम है, ना उनका हमारे अंदर किसी टेरिटरी का क्लेम है। तो जब हमारा आपका बंटवारा अंग्रेजी कानून के हिसाब से हो चुका है, तो आपका हमारे कश्मीर पर क्या क्लेम है? क्योंकि कश्मीर किस कायदा कानून से भारत में मिला है? यदि बगैर कायदा कानून के मिला होता तो आप कह सकते थे कि कश्मीर पर आपका हक है और कश्मीर में का भी उसी तरह विभाजन किया जाना चाहिए जैसे कि पूरे देश का हुआ है। तो जिस तरह से आपने बोला है कि अफगानिस्तान के साथ आपका कोई ट्रबल नहीं है, जमीनी विवाद नहीं है,
इसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में लीगल तरीके से देखा जाए तो हमारा कोई विवाद नहीं है, मगर आपने जबरदस्ती कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की है, जिसके लिए आपने सन 47 में हमला किया, 65 में हमला किया, जिसके द्वारा आप कश्मीर पर कब्जा करना चाहते हैं। और जब आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपने आतंकवाद को अपना हथियार बनाया और हमारे कश्मीर में और पंजाब में आतंकवादी गतिविधि शुरू की, अपने ट्रेंड आतंकवादियों को भेजा। तो एक प्रकार से आप इनडायरेक्टली लड़ाई भारत के साथ लगातार लड़ रहे हैं 80 के दशक से, और बार बार भारत ने आपसे बातचीत की। जब आपने बातचीत का कोई नतीजा निकालते नहीं है तो भारत ने कहा कि आप बातचीत का कोई फायदा नहीं है। जब आपने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, अब बताइए पहलगाम में आपने 25 हमारे निर्दोष टूरिस्ट को मारा और उन्हें रिलीजन पूछ के मारा। ये आपका उद्देश्य था कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम में डिफरेंस पैदा किया जाए और उनमें झगड़ा करा के कम्युनल हार्मनी खराब की जाए देश की। तो इस प्रकार से जब आप हरकत करेंगे तो क्या आपके साथ कोई बातचीत कर सकता है? आपने पास्ट में किसी बातचीत का कोई कंक्लूजन निकाला है? आपने क्या बॉम्बे में, जो हमारे बंबई में पता ही आर्थिक राजधानी जिसका कोई लेना देना नहीं है कहीं, उस पर आपने हमला कराया और हमारे 165 नागरिकों को मार दिया और 265 घायल हुए। और उसमें जो इन्वॉल्व थे उनके बार बार हमने, भारत ने बोला कि आप इनको हमें हैंड ओवर करिए, हम इनके ट्रायल करना चाहते हैं। आपने क्यों नहीं हमारे साथ कोऑपरेट किया? क्यों नहीं इनको भेजा भारत में ट्रायल के लिए? बंबई में हमला करने का क्या आपका एम था? उसके अलावा हमारी देश की राजधानी में पार्लियामेंट पर हमला करने का क्या उद्देश्य था आपका? उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं था। तो आपने ऐसे काम किए पास्ट में कि जो मानवता, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत शर्म की बात है। हुसैन जावेद जी, इसलिए भारत ने तय किया कि आपके साथ बातचीत से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप बातचीत का कोई फॉलो नहीं करते हैं। हुसैन जावेद जी, मैं जी इसमें यही बात कह सकता हूं कि हमने इस चीज से कब इनकार किया। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई इशू है हमारे लिहाज से, वो हमेशा कश्मीर है। आप इसको जो मर्जी कहें, आप उसको तो फिर मुंबई क्या था सर? हुसैन जावेद जी, फिर मुंबई क्या था? मतलब देखिए, अभी तो वो गिनवाए हैं जिसका दंश आज भी भारत की जनता भूल नहीं पा रही है। अभी सिर्फ वो गिनवाया है, बाकी अगर गिनवाने के लिए बैठ जाए तो मुझे लग रहा है पूरे आधा घंटा जो है बातचीत की जगह पे सिर्फ आतंकवादियों के कितने निशाने पर भारत रहा है, पाकिस्तान के निशाने पे कितना भारत रहा है, वो यहाँ पर वक्त खत्म हो जाए। ये दंश, ये तकलीफ आप समझ पा रहे हैं हुसैन जावेद जी? और आप कह रहे हैं कि अगर मसला है तो अगर अभी मैं बात कर रहा था, आपने मुझे रोक दिया। नहीं, आपने अगर कहा। मुझे तो इस बात में आश्चर्य हो रहा है कि अपनी बातों से आप डिनाई करते हैं तो करते हैं, लेकिन भारत पर हमला हो उसको अगर में आप कन्वर्ट कर देते हैं। किरण जी, मैं आपको कह रहा हूं कि कश्मीर मुद्दा है हमारे बीच में और आपके बीच में, आज से नहीं है। क्यों मुद्दा है सर? कश्मीर भी क्यों मुद्दा है? क्यों मुद्दा है? कश्मीर वो आपका है, वो हमारा है। और जब ये चीजें फाइनल हो चुकी है तो फिर आपका क्या अधिकार बनता है उस पर? अगर भावनाओं से मसला हल होता है तो भावनाएं नहीं, हस्ताक्षर। मुझे लग रहा है सिग्नेचर का तो मतलब होगा ना, बातचीत का ना हो, जुबान के पक्के ना हो, हस्ताक्षर का मतलब होता है कि नहीं सिग्नेचर का? देखिए मैम, एक मिनट देखिए ना, आप मुझे, अगर मेरी बात मुझे एक दफा कंप्लीट करने थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपको लगता है कश्मीर आपका अटूट अंग है, फाइन, आपको लगता है, हमें नहीं लगता। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कश्मीरियों को हक दें कि अपना फैसला खुद करें। ये आपके नेहरू जी ने यूएन में जाके कहा था। नहीं, क्यों करें? चलिए आप मुझे ये बताइए। नहीं, आवाम एक मिनट, उस समय राजा कौन था? उस समय हुसैन जावेद जी, बलूचिस्तान भी तो चाहता है, वहां की आवाम चाहती है ना हम अलग हो जाए, पीओके भी चाहता है हम अलग हो जाए। होने दे रहे हैं आप? आप मुझे एक चीज बताइए, वहां पर राजा कौन थे जब जम्मू कश्मीर के लिए हस्ताक्षर किया गया था? भारत में विलय होगा, कौन था राजा? देखिए मैम, आप अगर ये चाहती हैं, मैं वही अपनी बात रिपीट करूंगा कि इमोशन से इमोशन नहीं, इमोशन तो है हमारा जम्मू कश्मीर के साथ, लेकिन जो फैक्ट है उस पर भी बातचीत करिए ना, जो फैक्ट है उस पर भी बात करिए। देखिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, जब हमारे दूसरे पैनलिस्ट बात करते हैं ना, आप उनको टोकती नहीं है। अभी मैंने बात शुरू की है तो आपने मुझे बात ही नहीं कंप्लीट करने दी। मैं तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज, एक मिनट सर, दो चीज। एक तो हमारे यहाँ पर इतने हमले हो गए, उसको आपने अगर में कन्वर्ट कर दिया। कितने लोग हमारे अपने मरे हैं आपको पता भी है,
गिनती करने बैठिएगा सर, आंखों से आंसू निकल आएंगे आपके। तो मैं आने किसकी नहीं, आंसू गलती नहीं थी? निकलते। मुंबई के नहीं, ताज नहीं, होटल में बैठे शख्स की क्या नहीं। गलती थी कि उसके ऊपर इतनी ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई? देखिए, क्या गलती आपने थी? अगर यही बात करनी तो यही सवाल मैं आपकी तरफ इस तरह से दोबारा पूछ सकता हूँ कि आप लोग फिर केपीके में बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं, क्यों उनकी उनकी फंडिंग क्यों कर रहे हैं आप? किसने फिर कहा तो सर? प्रूफ मेरे पास लाइए, भी सवाल है ना। प्रूफ लाइए। किसने कहा सर कि हम फंडिंग कर रहे हैं? किसने कहा हम फंडिंग कर रहे हैं? प्रूफ दीजिए, एक प्रूफ दीजिए, हम मान जाएंगे उस चीज को। कुलभूषण यादव कौन था? कौन थे सर कुलभूषण यादव? आपके इंडियन नेवी के अफसर थे जो कि बलूचिस्तान से अरेस्ट किए, वो वहां हाँ। पे क्या कर रहे थे? क्या बताएं। कहा है कि हम फंडिंग कर रहे हैं? क्या कहा है वो उन्होंने? हम आपने फंडिंग उनका कर रहे बयान हैं। नहीं सुना। मैं पूछ रही आपने हूँ उनका क्या फिर कहा हम बयान नहीं फंडिंग सुना। कर रहे आपने हैं? उनका लाइए सर, बयान वीडियो नहीं सुना। लाइए उनका, मैं देखूं। वीडियो क्या आपके लाइए पास? वीडियो वीडियो लाइए। है, पूरी क्यों दुनिया सर? के पास वीडियो क्यों? है। तो आरोप लगा देना क्या बस सही है? आपके पास सर आरोप नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर मेरी हुकूमत कहती है, अगर कुलभूषण मेरा यादव ने ये डिफेंस कहा, सुने, ये सुने, कहा अगर मेरा डिफेंस कि मिनिस्टर फंडिंग हो रही है, भारत की तरफ से आपको फंडिंग सबूत की ही जा बता रही रहे है। हैं। आपको सबूत सर ही आपका बता रहे हैं। इंटरनल आपने मैटर आप सुनिए सॉल्व जरा। नहीं कर पाते हैं कृपया और उसके करके बाद सुनिए। आप भारत पे हमला कर देते हैं, कृपया करके भारत सुनिए। पे आप अगर ठीकरा मेरा- फोड़ देते हैं। आप अब आप- अपने आप अफगानिस्तान का भावना में मसला बात- सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप As a भारत पे anchor, ठीकरा फोड़ आपको देते भावना हैं। में- आपके as a यहाँ पर anchor- आपके एक मिनट सुनिए, as a आपके यहाँ anchor पर आपको- पॉल्यूशन बढ़ देखिए- जाए तो भारत पे ठीकरा फोड़ देते हैं। अच्छा, सर मैम, कहाँ as a जाएंगे anchor- भारत के बिना? मुझे लग रहा है as a आपका anchor- चारा पानी नहीं चलने वाला। देखिए मैम, एज अ एंकर ये ट्रेनिंग होती है हर बंदे की कि उसको शो को लेके चलना है, उसको भावनाओं में नहीं बहना। नहीं नहीं आप सर, एंकर हैं, एक ये मिनट काम सर। आपके एक एनालिस्ट तो है। सबसे ये पहले काम आपके सबसे पहले मेरे यहाँ पर आतंकी हमला होगा, मैं भावनाओं के साथ साथ फैक्ट्स पे भी बात करूंगी, और ये है, और ये आपको भी मानना होगा, ये आपके यहाँ पर भी एंकर्स ठीक है, करते मैम, होंगे। करें। मैं शो नहीं, लेके नहीं, आप चलूंगी, करें। लेकिन गलत सुनिए, चीज नहीं। सुनिए। अगर आप कह देंगे, अगर आपके लिए ये टाइम भी मसला ले है रही तो अब फिर आप आप मेरी बातचीत बात की का बात भी टाइम करते ले हैं। रही हैं। सर आप मेरी कैसे बात का बातचीत भी होगी? टाइम ले रही हैं। देखिए, आप मेरी बात का भी टाइम ले रही। मैं सिर्फ इसमें एक लाइन कहूंगा, आपके पास जो भी कारण है वो आपके होंगे, आप जो मर्जी कहिए, आपके पास हक है, लेकिन मैं वही कहूंगा जो मुझे मेरी स्टेट और मेरा डिफेंस मिनिस्टर जब कहता है कि जाफर एक्सप्रेस के पीछे हमें इंडियन फुटप्रिंट्स मिलते हैं, तो वो जो कह रहा है मैं उसके पीछे खड़ा हूं, क्योंकि वो मेरा डिफेंस मिनिस्टर है। उनके पास कोई सबूत होंगे, उनके पास इंफॉर्मेशन कैसे कोई जराए होंगे। तो ऐसा मत कहिए कि सारे जख्म आपको ही मिले हैं, दोनों अतराफ से जख्म है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। आपने जितनी दफा मिसाइल मारने, आपके डिफेंस आपने मिनिस्टर ने ना बंदूकें एक और निकाले, बात कही थी आपको कि हल नहीं मिलने वाला। अफगानिस्तान से जो आपको लड़ाई हल हमारी नहीं चल रही मिलने है वाला उससे। वो भी जो नहीं, है आपको हल प्रॉक्सी नहीं वॉर है मिलने वाला। भारत की तरफ से। मुझे लग रहा है इस बात को भी अफगानिस्तान के मंत्री ने क्लियर कर दिया है। अब बलूचिस्तान के लोग तो आकर के बार बार हमसे कह रहे हैं कि प्लीज हमें आप अलग करवा दीजिए, हम चाहते हैं। भारत सिर्फ इसलिए इंटरफेयर नहीं कर रहा है कि ये इंटरनल मैटर है, ये इंटरनल मैटर है, और मैं चाहूंगी यूके देवनाथ जी इसमें इंटर करें। आपको कौन कह रहे हैं? ठीक है, आपको वहां पीओके से भी सर यही आवाज आ रही है, सर आपको घर संभालिए, घर संभालिए, सर घर संभालिए, घर नहीं संभल रहा है। यूके देवनाथ सर। देखिए, दोनों देशों के बीच में जो अविश्वास का माहौल है, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि दोनों देश पहले तय करें कि आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ही बातचीत का रास्ता तब बंद कर दिया था जब भारत ने कश्मीर के लोगों को धारा 370 हटाकर उतना ही कश्मीर के लोगों को हमने हक दे दिया था जितना कि हक हमने भारत के दूसरे देशवासियों को दिया। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के लोग उतने ही पावरफुल बन गए, भारतीय डेमोक्रेसी के उतने ही हकदार बन गए जितने कि भारत के दूसरे नागरिक हैं। इससे पाकिस्तान को थोड़ी तकलीफ हुई, ज्यादा तकलीफ हुई, और उन्होंने भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए। आज भी भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप करके हम आपसी मुद्दों को सुलझा लें, लेकिन इसके लिए ठीक है, कश्मीर अगर पाकिस्तान को चाहिए, ठीक है, बातचीत कर सकते हैं। उभय पक्ष जो है द्विपक्षीय वार्तालाप करके पाकिस्तान को कश्मीर का कौन सा हिस्सा चाहिए, पूरा कश्मीर चाहिए, भारत को कश्मीर का कौन सा हिस्सा चाहिए, ठीक है, भारत के पास कश्मीर का एक हिस्सा ऑलरेडी है। तो ये बातचीत के जरिए अगर करना है तो बातचीत करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या तरीका है? विश्वास। वो विश्वास कब पैदा होगा? वो विश्वास तब पैदा होगा जबकि दुनिया के सारे देश देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को सिर्फ एक सिंपल सी गुजारिश कर रहा है।
गुजारिश मतलब क्या है, हमारी छोटी सी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज को योगदान देना बंद करे और उसके बाद आस्ते आस्ते पाकिस्तान के साथ हम बातचीत करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं है। हर रोज, अभी सर्दियां आ रही हैं, ऑलरेडी बॉर्डर में पाकिस्तान की जो बैट है, बॉर्डर एक्शन टीम, उनकी हरकतें चालू हो गई हैं। बर्फ गिरने वाली है नवंबर के आखिर में, और उसके पहले ये कोशिश करके पाकिस्तान की बैट टीम्स पीर पंजाल को क्रॉस करके आतंकवादियों को, चाहे वो एलएटी के हों या जैश के हों, भारत में धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक पाकिस्तान इस तरह की कोशिश करता रहेगा, तब तक बातचीत का माहौल पैदा नहीं होगा। अभी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, सिग्नल इंटरसेप्ट करके ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में जो हैंडलर्स हैं वो अब इंडिया में, कश्मीर के अंदर जो इनके लोन वुल्फ बैठे हुए हैं, इनके जो स्लीपर सेल हैं, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। सिग्नल इंटरसेप्ट हैं, तो इससे ज्यादा हम और क्या कहें। दिक्कत क्या आ रही है किरण जी, मैं बताता हूं कि पहले हम इन सारे एविडेंस को विदेश मंत्रालय के द्वारा पाकिस्तान को दिया करते थे, उनकी एम्बेसी को दिया करते थे। लेकिन फिर दिक्कत क्या आई, मैं बता रहा हूं। जैसे ही हमने एक एविडेंस दिया इनको कि पाकिस्तान के जो गुर्गे हैं, हैंडलर हैं, वो इस तरह से भारत में बैठे हुए इनके स्लीपर सेल के साथ बात कर रहे हैं, तुरंत हमारे एविडेंस पर इनकी जो आईएसआई है वो अपने सिग्नल्स वालों को बोलती थी कि अरे यार, सिग्नल की जगह चेंज कर दो, सिग्नल का इक्विपमेंट चेंज कर दो, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज कर लो, सिग्नल को एनक्रिप्टेड कर दो। यानी फोल्डर में डोजियर जो हमको देते थे, उससे सीखते हुए ये भविष्य में किस तरह से हमारी सिग्नल इंटेलिजेंस को भ्रमित किया जाए, उसके लिए ये लोग एक्शंस ले लेते थे। इसीलिए अब हमने इनको डोजियर देना बंद कर दिया। मैं किरण जी बताता हूं कि 1990-95 की बात है, एयरफोर्स एरिया में ही एक दहशतगर्द पकड़ा गया। जब वो एयरफोर्स एरिया के पास आ गया था, मारा गया, उसकी जेब से पाकिस्तान में निर्मित माचिस निकला। हमने, जाहिर बात है, वो सिविलियन इंटेलिजेंस को शेयर किया। सिविलियन इंटेलिजेंस ने डोजियर बनाकर पाकिस्तान को दे दिया। आप किरण जी यकीन नहीं मानेंगे, इमीडिएट एक्शन जो आईएसआई ने किया कि भविष्य में जब ये दहशतगर्दों को भारत में पुश करते थे, तो पुश करने के पहले उसकी जेबें टटोल के देख लेते थे कि पाकिस्तान की बनी कोई माचिस, पाकिस्तान की बनी कोई दवाई, पाकिस्तान का दर्जी का जो टैग होता है वो तो नहीं है। यानी जब हम इनको डोजियर देते हैं, वो हमारे डोजियर जो हम इनको सबूत देते हैं, उससे सीखते हुए भविष्य में वो गलती ना हो, वो ये अपने गुर्गों को सिखा देते हैं। जी बताइए, ये इस तरह की हरकतें हैं और उसके बाद यहाँ पर हुसैन जावेद जी जो है अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। कर्नल कुणाल जी, आपका रुख करते हुए यहाँ पर कि अभी एक जानकारी आई है कि अमेरिका के पूर्व विशेष प्रतिनिधि जलमे खलील जाद हैं और उन्होंने पाकिस्तानी हमले को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और इस्लामाबाद से मामले का स्पष्टीकरण मांगा है। ये अफगानिस्तान में शांति के लिए पहुंचे हुए थे और इस वक्त उन्होंने इस तरह से ये जानकारी निकल करके सामने आई है। यानी कि अमेरिका जो अभी फिलहाल पाकिस्तान के साथ काफ़ी गठजोड़ के साथ है और उसका दम भरते हुए भी हुसैन जावेद जी दिखते हैं और इनके जो जितने मंत्री हैं वो भी दिखाई देते हैं। लेकिन अब ऐसे में ये जब कहा गया है कि उल्लंघन है और उल्लंघन के साथ साथ स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, कैसे देखेंगे इसे? अमेरिका का मेन एम है अफगानिस्तान के अंदर वो जो एयरफील्ड है उसको पाने का, एंड उसके लिए वो अफगानिस्तान के ऊपर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है। ऐसे कोई बगराम में एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं? बगराम, यस। तो वो चीज है और वो अमेरिका का इंटरेस्ट वो पाकिस्तान को भी बताया है। नाउ दैट अमेरिकन एम्बेसडर हैज गॉन टू अफगानिस्तान टू हाउ टू गेट दैट बगराम एयरपोर्ट। सो दैट इज व्हाई इट इज ए I mean, to please the Afghan forces, government, वो इसीलिए बोला है कि पाकिस्तान उल्लंघन किया है। तो अमेरिका को पता है वो उल्लंघन किया है, काबुल में बॉम्बिंग किया है,
और अफगानिस्तान ने 23 आदमी को मारा है, कैप्चर कोई 19 अफगान पोस्ट को कैप्चर किया है। ये सब अमेरिका को पता है। उसके बाद वो बोल रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अमेरिका का ये पॉलिसी है जो वो एयरपोर्ट चाहिए, बाकी इसका कोई सीरियस वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को भी मालूम है ये पाकिस्तान ये सब कर रहा है। सो आई डोंट थिंक दिस इज ऑफ एनी इम्पोर्टेंस। जी हुसैन जावेद जी। जी मैं यहाँ पे यही बात कहूंगा कि जहां तक इन्होंने बगराम की बात की तो आई थिंक, और ये जो हमारा जो भी अफगानिस्तान के साथ चल रहा है इस पे तो ट्रम्प साहब का बयान आज से 4 हफ्ते पहले ही आए थे, मेरे ख्याल में शायद 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था मुझे पता है कि इस वक्त इस्लामाबाद और काबुल के बीच में इस तरह की झड़पें हो रही हैं और शायद मैं इसके हल के लिए आऊं, लेकिन मैं समझता हूं मुझे अभी इस पे पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये तो मैं पहले भी हमने यही कहा है कि इस वक्त रूस को ले लें आप, इसमें सऊदीया को ले लें आप, उसमें अमेरिका को ले लें, चीन को ले लें, कोई हमारे ऊपर एतराज नहीं कर रहा कि हमने ये क्यों किया। सबको पता है कि हम अपने अवाम की हिफाजत के लिए इस तरह का एक्शन कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं कश्मीर के बारे में एक लाइन, क्योंकि देखिए मैम कश्मीर का आई थिंक जो नाराज करने बेस्ट वाली बात कहेंगे तो नाराजी होंगी, मेरा रिएक्शन कुछ और तो रहेगा नहीं कि अच्छा जिस चलो स्माइल में सुन तो आपकी ले, बात को अच्छा लेके चलूं। चलो सुन तो ले, मैं इसमें यही कहूंगा कि प्रैक्टिकली देखें, ये अगर कश्मीर का कोई अच्छा हल इसमें निकल सकता है जिसका अल्टीमेट गोल जो है ना वो दिल्ली को भी मिले और वो पाकिस्तान को भी मिले, वो यही हो सकता है जो मुशर्रफ साहब ने और मनमोहन साहब ने आपस में तय किया था कि रास्ते खोलें, ट्रेड हो, आपस में लोगों को मिलने दें और ये जो पूरी कैफियत है इसको 10-15 साल चलने दें। और उसी में वो जो देवदास जी ने बहुत अच्छी बात की कि इसी से आपका आपस में विश्वास भी आएगा, आपस में एतमाद भी होगा और 10-15 साल बाद शायद हम मिलके आपस में खुशी के साथ एक ऐसी सूरत-ए-हाल पे जाएं जहां इसका कोई हल ऐसा निकले जो आपके लिए भी अच्छा हो, जो हमारे लिए भी अच्छा हो। तो मैं समझता हूँ, यानी आप कह रहे हैं कि कश्मीर का जो बॉर्डर एरिया है उसको खोल दिया जाए, दोनों तरफ की आवाम को मिलने दिया जाए। सर तब तो आप आतंकवादियों को भर करके रख देंगे। यही तो वो विश्वास की बात यूके देवनाथ जी ने इससे पहले कही है कि पहले वो विश्वास तो जगाइए। उस विश्वास, सर सवाल भी सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, अब डोनाल्ड ट्रंप का भी मैं जिक्र करूंगी, डोनाल्ड ट्रंप का भी। आप पहले वो विश्वास तो जगाइए, बाद के विश्वास की बात नहीं की यूके देवनाथ जी ने, उन्होंने पहले विश्वास की बात की। विश्वास होगा तभी बॉर्डर खुलेंगे। आप तो आतंकवादी ऐसे ही भेज दे रहे हैं। देखिए आज ही खबर आ गई है 3 संदिग्ध OGWs आपके लिए, मतलब क्या कहे सर, हर आए दिन हमारे आर्मी को ना इससे 2-4 होना पड़ता है। एंड दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप की बात आप 4 हफ्ते पहले की कर रहे हैं, उनको पता नहीं वो कल क्या कहेंगे। 4 हफ्ते में तो उनका माइंड कितना बदल चुका होगा, आप पूछिएगा उनसे। चलो ठीक है, ट्रंप को तो छोड़ दें यहाँ पे, वो आपने सही कहा, वो आपने सही कहा, लेकिन जो आपने बात की ना अभी, मैं इसी बात का हामी हूँ कि देखें 2004 से 2007 तक एक बहुत अच्छा माहौल था जो कि इस तरह का क्रिएट हो चुका था, ट्रेड भी शुरू हो गई थी, लोग भी इस तरह रहे थे। अभी मैं आपकी बात मानता हूँ, अभी वो हालात नहीं है, आपको हम पे एतमाद नहीं है, कुछ हालात भी ऐसे ही हैं, लेकिन वही बात है कि जो लोग अमन चाहते हैं, जिनके अंदर अमन की ख्वाहिश होती है, वो उस तरह ख्वाहिश तो कर सकते हैं कि ऐसा माहौल बने। जरूरी नहीं आज हालात खराब है तो कल भी होंगे, अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए बस। सर इसी अच्छी उम्मीद में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके यहाँ गए थे ना, जिसके लिए विपक्ष उनसे बार बार उनको सुनना पड़ता है कि आप बिरयानी खा के आ गए। अब बताइए, बिरयानी भी खा है, विपक्ष का बात भी उनको सुनना पड़ रहा है और आपकी तरफ से रिश्ते भी ठीक नहीं हो पाए हैं। हम चाहेंगे, कर्नल कुणाल जी मुस्कुरा रहे हैं, इस पर वो अपनी बात को रखें। जी सिर्फ एक लाइन देखिए, वो लाहौर गए थे, उन्होंने बिरयानी नहीं खाई थी, उन्होंने सब्जी भी खाई थी, उन्होंने मटन भी चखा था। बिरयानी लाहौर का नहीं है, वो कराची का खाना होता है। लेकिन मैं बताऊं, अगर वो आए थे ना, चलिए वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।